दोस्तों, आज हम एफएमसीजी फूड्स सेक्टर का एक एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, हम इस सेक्टर की 4 बड़ी कंपनियों का एनालिसिस करेंगे। आप चाहें तो अगर आपने कोई स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर चुना है, आपने कोई भी शेयर चुना है, तो आप इन टॉप 4 कंपनी से उनकी तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, हर कंपनी की अलग अलग बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, हर कंपनी के प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन आप ये तुलना अपने शेयर से इनकी कर सकते हैं कि आखिर ये ब्रांड्स क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, ये क्यों टॉप 5 में अभी भी बरकरार हैं। और दोस्तों, आपके जो चुना हुआ शेयर है उसमें अभी क्या ग्रोथ बाकी है, इनमें और आपके चुने हुए शेयर में क्या समानता है या क्या अंतर है, ये दोस्तों आप तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे ब्रिटानिया कंपनी की। ठीक है, हम बात करेंगे इसकी पहले मार्केटिंग की। दोस्तों, खाद्य उद्योग पर पिछले साल कम मांग का असर पड़ा, खासकर ग्रामीण इलाकों में। लोगों की बदलती पसंद और बढ़ती कीमतों ने भी इस कमी में योगदान दिया। जैसे जो स्थानीय जो कंपटीशन था वो बढ़ा और जो वैश्विक तनावों का भी असर देखने को मिला। उद्योग ने ग्राहकों की बदलती पसंद का जवाब दिया और खासकर जो स्वास्थ्यवर्धक खाद्य विकल्पों की मांग बढ़ी। जैसे दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में निवेश ने ग्राहक संबंधों को मजबूत किया और बिक्री बढ़ाई। ठीक है दोस्तों, जो भारत है वो पिछले साल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा, क्योंकि सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश किया जिससे लोगों की आय बढ़ी। दोस्तों, इसके बाद बात करें बेकरी व्यवसाय की। दोस्तों, पहले बात करते हैं बिस्किट की। बिस्किट की बिक्री में कई मुश्किलें आई, जैसे कि राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और बढ़ता हुआ कंपटीशन। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं केक की। तो केक की बिक्री धीरे धीरे बढ़ रही है, खासकर 5 और 10 रुपए के दाम में। दोस्तों, इस क्षेत्र में कई छोटे बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए कंपनी को सभी प्रकार के केक में रहना जरूरी है। बड़े पैकेट और महंगे उत्पादों की बिक्री भी बढ़ी है, खासकर ऑनलाइन खरीदारी में। तो रस्क की बात करें तो रस्क में जो स्थानीय कंपटीशन है वो शुरू में उसने बिक्री को प्रभावित किया, लेकिन बाद में कंपनी ने अपनी लोकप्रियता वापस पा ली। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ब्रेड की। ब्रेड कई लोगों का मुख्य भोजन है। ब्रेड के कटे हुए और अनकट दोनों प्रकार की बिक्री बढ़ रही है। लोग अब सुविधाजनक और स्वास्थ्यवर्धक और जो नए व्यंजन हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं डेयरी व्यवसाय की। दोस्तों, भारत दूध उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पर है। लगभग 23% दूध हम बनाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड डेयरी उद्योग है जो बाजार का लगभग 35-36% हिस्सा है, वह तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यह अच्छा मुनाफा देखेगा, क्योंकि लोगों को दूध और अन्य डेयरी उत्पाद जैसे पनीर और दही की ज़रूरत है। दोस्तों, बात करते हैं जो अदर बिजनेस हैं उनकी, अदर व्यवसायों की बात करते हैं। जैसे क्रीम वेपर्स का बाज़ार बहुत अनऑर्गेनाइज है दोस्तों, बहुत बिखरा हुआ है, लेकिन इसमें अच्छी वृद्धि हो रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वेस्टर्न फूड्स की। वेस्टर्न फूड्स की आदतें बढ़ रही है और जैसे क्रोइसेंट एक लोकप्रिय स्नैक बन गया है। दोस्तों, ब्रिटानिया कंपनी इसे शहरी बाज़ारों में बढ़ाने का मौका देख सकती है। यानी कि ब्रिटानिया कंपनी इसे शहरी बाज़ारों में बढ़ाने का मौका देख सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करें सॉल्ट स्नैक्स की। दोस्तों, भारत में नमकीन जो सॉल्ट स्नैक्स हैं उसका बहुत महत्व है। पैकेज जो सॉल्ट स्नैक्स हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पैकेज जो स्नैक्स हैं, नमकीन है, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है उनकी। दोस्तों, इंडियन कंपनीज का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः जो मध्य पूर्व, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया प्रशांत में है। दोस्तों, यहाँ बहुत कंपटीशन है, कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे राजनीतिक तनाव और स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ब्रिटानिया के बिजनेस स्ट्रेटेजी की, यानी कि व्यापार रणनीति की। दोस्तों, बेकरी व्यवसाय की बात करते हैं। पहले बिस्किट की। दोस्तों, ब्रिटानिया कंपनी ने
कठिन साल में भी अपने ग्राहकों का समर्थन बनाए रखा। ब्रिटानिया गुड डे ने एक नए अभियान से सभी के चेहरे पर मुस्कान लाई। इसने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। मिल्क बिकिस और मैरीगोल्ड ने भी नए विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे ग्रामीण इलाकों में इसकी बिक्री बढ़ी। दोस्तों, कंपनी ने नए और रोचक उत्पाद लॉन्च किए, जैसे 50-50 गोलमाल, जो पहले साल में ही 100 करोड़ रुपए की बिक्री करने वाला उत्पाद बन गया। ट्रीट कुकीज़ और वेफर्स में भी नए स्वाद जोड़े गए, और जिम जैम पॉप्स ने जो ट्रेडिशनल बिस्किट को एक नया रूप दिया। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग और डिजिटलीकरण की। दोस्तों, कंपनी ने आधुनिक मार्केटिंग में भी कई सफल अभियान चलाए। गुड डे ने मिंत्रा के साथ बैंक ऑफ स्मॉल विंस अभियान शुरू किया। मैरीगोल्ड ने हर स्टोर मार्केट प्लेस लॉन्च किया, जिससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने का नया मंच मिला। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं केक की। दोस्तों, कंपनी ने केक के विभिन्न प्रकार और कीमतों में उत्पाद पेश किए, जैसे कि 5 रुपये का वेज लेयर केक और प्लम केक। कंपनी ने बड़े पैकेट में भी नई किस्मों का विस्तार किया। अब दोस्तों बात करते हैं रस की। दोस्तों, कंपनी ने गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। इससे उसे और अधिक ग्राहकों तक पहुंचने और बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। उसके बाद दोस्तों ब्रेड, कंपनी ने ग्राहक की ज़रूरत के अनुसार नए उत्पाद जैसे क्रीम फिल रोल्स और मिलेट ब्रेड पेश किए। वह ई कॉमर्स और आधुनिक व्यापार जो बिजनेस चैनलों के माध्यम से अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बना रही है कंपनी। उसके बाद दोस्तों डेयरी व्यवसाय। दोस्तों, कंपनी का लक्ष्य है अपने मुख्य ब्रांड्स पर ध्यान देना और नए स्वाद और पसंद के अनुसार उत्पाद बनाना। दोस्तों, इस साल कंपनी ने ब्रिटानिया द लाफिंग काउ चीज़ लॉन्च किया, जो एक फ्रांसीसी चीज़ बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया है। इसके अलावा नए उत्पाद जैसे चीज़ ट्रायंगल्स और क्रीमी चीज़ सैचेज भी पेश किए गए। दोस्तों, कंपनी ने ब्रिटानिया विंकिंग काउ बर्बन मिल्कशेक भी लॉन्च किया, जो मिल्क शेक के लिए एक नया और मज़ेदार उत्पाद है। दोस्तों, कंपनी ने डेयरी जो उत्पादन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, को बढ़ाया है, जो वैश्विक मानकों के अनुसार काम करती हैं। यहाँ दही, घी, चीज़ और स्किम्ड मिल्क पाउडर जैसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। दोस्तों, मिल्क का कलेक्शन भी अब लगभग 84,000 लीटर प्रतिदिन हो रहा है, जो लगभग 3,000 किसानों से मिलता है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का मुख्य उद्देश्य है अपने उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाना। उसने विंकिन का और चीज़ उत्पादों का वितरण बेहतर किया और जो ई कॉमर्स को भी अपने वितरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। कंपनी ने प्रीमियम मिल्क शेक और चीज़ के उत्पादों का इस्तेमाल करके आधुनिक व्यापार और ई कॉमर्स में अपनी पहचान बढ़ाई। दोस्तों, क्रीम वेपर्स की बात करें तो क्रीम वेपर्स की बिक्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यह कंपनी के लिए बहुत अच्छे अवसर लेकर आ रहा है। ट्रीट क्रीम वेपर्स को लोगों ने बहुत पसंद किया और कंपनी ने 5 और 10 रुपए के उत्पादों को भी नया रूप दिया। इससे कंपनी ने अपनी उत्पादन श्रृंखला को बढ़ाया और नए स्टिक और रोल वाले वेफर्स बनाने में निवेश करने का फैसला किया। दोस्तों, कंपनी अपने अच्छे खाने पर ध्यान दे रही है और अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ा रही है। दोस्तों, उसके बाद करते हैं क्रोइसेंट की। दोस्तों, क्रोइसेंट एक प्रकार का खास नाश्ता है और पिछले 2 सालों में इसे बहुत सारी जगहों पर बेचा गया। दोस्तों, कंपनी इसे और लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रही है, जैसे नए स्वाद के क्रोइसेंट बनाकर। उसके बाद दोस्तों जैसे हमने ऊपर बात की सॉल्ट स्नैक्स की, तो कंपनी ने टाइम पास नाम से नए नमकीन नाश्ते की शुरुआत की, जैसे चीज़ी ट्यूब्स, और अब उन्होंने जो स्वस्थ नाश्ते में मखाना भी शामिल किया, जो ऑनलाइन भी बिकता है। दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो कंपनी विदेशों में भी अपने उत्पाद बेच रही है और वहाँ की भारतीय जनता के बीच अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने चॉकलेट, क्रैकर और स्वस्थ नाश्ते पर ध्यान दिया। कंपनी का विकास तेज़ी से हो रहा है, खासकर यूएई, मिस्र और केन्या में। वे अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए कई उपाय कर रहे हैं।
इस तरह कंपनी लोगों के लिए अच्छे और नए खाने का अनुभव देने में लगी है। दोस्तों कंपनी मुख्य रूप से फूड्स में काम कर रही है। दोस्तों फ्यूचर की बात करें दोस्तों तो भारतीय उद्योग का भविष्य अच्छा लग रहा है। कंपनी का विकास कई चीज़ों पर निर्भर करेगा, जैसे कि कीमतें और मौसम के बदलाव पर भी। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करें तो अगर मौसम अच्छा होता है तो फसलें अच्छी होंगी और इससे चीज़ों की कीमतें और मांग स्थिर रह सकती है। सरकार भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगा रही है, जिससे उद्योग को मदद मिलेगी। दोस्तों बात करें अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क की। दोस्तों कंपनी को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आटा महंगा हो गया है, लेकिन कंपनी अपने ब्रांड, नए उत्पाद और जो बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण लगातार बढ़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो कंपनी विदेशों में भी अपना काम बढ़ा रही है, खासकर यूएई और सऊदी अरब में। साथ ही वे अमेरिका और एशिया में भी अपने उत्पाद बेचने की योजना बना रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य विभिन्न देशों में अच्छे से काम करना और नए अवसरों की तलाश करना है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों इसके बाद अगर चुनौतियों की बात करें तो कंपनी को कई मुश्किलें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि युद्ध हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आटे की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन कंपनी अपने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है दोस्तों आटे की कीमत पर प्रभाव पड़ा है। आटे की कीमत महंगी हुई है, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन कंपनी अपने अच्छे ब्रांड और नए उत्पादों से बढ़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों अगर इसके पूरे बेकरी व्यवसाय की बात करें, उसमें अगर अपॉर्चुनिटी और रिस्क की बात करें दोस्तों, तो पहले बिस्किट की बात करते हैं। बेकरी व्यवसाय में पहले बिस्किट की बात करते हैं। बिस्किट बनाने का बहुत मौका है। भारत में लोग बिस्किट का उतना सेवन नहीं करते जितना दूसरे देशों में, लेकिन लोगों को बिस्किट पसंद है। कंपनी नए और अच्छे बिस्किट बनाकर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है दोस्तों। लेकिन ज़्यादा जो कंपटीशन और महंगे कच्चे माल भी इसमें बाधा डाल सकते हैं। जो कंपटीशन ज़्यादा है और महंगे कच्चे माल भी इसमें बाधा डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों केक की बात करते हैं। केक के लिए भी बढ़ने के अच्छे मौके हैं, खासकर नए और सस्ते प्रोडक्ट्स लाने से। लेकिन मजबूत जो कंपनियां हैं और महंगे कच्चे माल के कारण मुनाफा कम हो सकता है। उसके बाद रस दोस्तों, तो रस में भी बढ़ने की संभावना है, खासकर जो कंपनियां पूरे देश में हैं। अच्छे क्वालिटी के रस बनाकर अधिक लोगों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और जो स्थानीय कंपनियों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण एक खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये उनकी एक चुनौती हो सकती है। जो बढ़ती जागरूकता और स्थानीय कंपनियों के कारण एक चुनौती एक हो सकती है। बढ़ती लोकप्रियता और जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्थानीय कंपनियां हैं उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण एक इनकी कंपनी के लिए एक चुनौती हो सकती है। उसके बाद दोस्तों ब्रेड की बात करते हैं, तो ब्रेड में भी बढ़ने के अच्छे मौके हैं, खासकर जो स्वास्थ्यवर्धक और अच्छे प्रोडक्ट्स लाकर। लेकिन महंगे कच्चे माल और बड़ी कंपनियों की ताकत एक चुनौती है दोस्तों। इसके बाद डेयरी व्यवसाय की बात करते हैं, तो डेयरी व्यवसाय में तकनीक का इस्तेमाल करके तेज़ी से बढ़ने के बहुत मौके हैं। लोग अब स्वस्थ दूध की तलाश कर रहे हैं, लेकिन दूध की कीमतें बढ़ने और कच्चे माल की लागत में वृद्धि एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद जैसे हमने ऊपर क्रीम वेफर की बात की, तो इसमें भी बढ़ने के मौके हैं, लेकिन अब कई नई कंपनियां आ रही हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों सेंट फ्लेट क्रोसेंट की बात करें तो इस क्षेत्र में एक बड़ा मौका है, लेकिन यह नया प्रोडक्ट है और लोगों को इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
उसके बाद दोस्तों हमने जो सॉल्ट स्नैक्स की बात की थी, तो उसमें भी बहुत कंपटीशन है। बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरीके अपनाती हैं, जैसे विज्ञापन और डिस्काउंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट और डिस्काउंट। ऑनलाइन बिक्री में नए ब्रांड्स और स्टार्टअप्स ज़्यादा सफल हैं दोस्तों। ब्रिटानिया कंपनी भी बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन और नए अच्छे उत्पाद बनाने पर ध्यान दे रही है। उसके बाद दोस्तों पूरा इंटरनेशनल जो बिज़नेस की बात की जाए तो मध्य पूर्व में तेल की बढ़ती कीमतें, राजनीतिक तनाव और लोगों के पलायन सभी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर रही हैं। अब लोग जो लोकल सामान है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने मुश्किल समय में भी अपनी ताकत बनाए रखी है, लेकिन अगले कुछ महीनों में इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से कंपनी पर असर पड़ सकता है, जैसे कि गेहूं, चीनी, दूध और तेल की कीमतें। कंपनी की जो दोस्तों ब्रिटानिया कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इन कीमतों को संभालना ज़रूरी है। अगर लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है तो विकास की संभावना भी कम हो सकती है। अगर लोगों की जो खरीदने की शक्ति है वो कम हो जाती है तो विकास की संभावना भी कम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई थी ब्रिटानिया कंपनी की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अडानी विल्मर की। दोस्तों पहले आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, उसमें जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी बात करते हैं। दोस्तों दुनिया की जो इकोनॉमी ने 2023 में लगभग 3.2% की वृद्धि दिखाई। पिछले कुछ सालों में यह कई मुश्किलों से गुजरी, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में जो संघर्ष इन समस्याओं का सामना करने के लिए विकसित देशों और बड़े उभरते देशों के जो केंद्रीय बैंकों ने कुछ उपाय किए, जिससे आम लोगों और व्यापारों को थोड़ा राहत मिली। दोस्तों दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं महंगाई से जूझ रही हैं। इस कारण पिछले वित्तीय वर्ष में आर्थिक नियमों को कड़ा किया गया। इसके अलावा जो लाल सागर में तनाव जैसी कुछ अस्थायी समस्याएं भी थी। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर रही। उभरते और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी 2024 में लगातार बढ़ रही हैं। इसके साथ यूरोप और एशिया में भी लोगों की खरीदारी बढ़ी है और ये धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। दोस्तों जो फ्यूचर की बात करें तो भविष्य की उम्मीदों की बात करें तो वैश्विक आर्थिक विकास का संतुलित भविष्य देखा जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में पहले से अधिक तेज़ी से विकास होने की उम्मीद है। इसके साथ ही गंभीर आर्थिक मंदी का खतरा कम हुआ है। उपभोक्ता कीमतें सुधर रही हैं और महंगाई थोड़ी कम हुई है, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ सकता है। दोस्तों केंद्रीय बैंक अब बेहतर नीतियां बना रहे हैं और स्थायी विकास के लिए सुधार कर रहे हैं। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति सकारात्मक है। दोस्तों ब्याज दरों में कमी आने की संभावना है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे आर्थिक मदद वापस ले रही हैं, जिससे निकट भविष्य में विकास अधिक हो सकता है। दोस्तों अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो भारत ने जो वित्तीय वर्ष 2024 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान बनाए रखा। जबकि दुनिया में कई समस्याएं थी, भारत चीन का एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा है और विदेशी कंपनियां अब भारत में उत्पादन करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत वित्तीय प्रणाली से समर्थित है, जो इसकी वृद्धि में मदद कर रही है। दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत की जीडीपी कुल राष्ट्रीय आय लगभग 7.6% बढ़ी है। दोस्तों यह वृद्धि भारत की मजबूत आर्थिक नींव, घरेलू मांग और रिजर्व बैंक की समझदारी से बनाई गई नीतियों के कारण है।
सरकार ने पूंजी खर्च पर ध्यान देने और निवेश बढ़ाने पर से भी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। इस वर्ष महंगाई में कमी आई है, जो सरकार के सक्रिय उपायों के कारण संभव हुई। दोस्तों, इसमें अगर भविष्य की उम्मीदों की बात करें तो हालांकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ अस्थिरता है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीदें अच्छी हैं। भारत में कई मजबूत बातें हैं, जैसे राजनीतिक स्थिरता है, सरकार का ध्यान सार्वजनिक खर्च पर है और निजी निवेश में बढ़ोतरी है और कंपनियों का कम कर्ज। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की तेज और सही नीतियां भी भारत की तेजी से वृद्धि में मदद कर रही हैं। भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है और आने वाले वर्षों में आर्थिक वृद्धि जारी रहने की संभावना है। दोस्तों, अब उद्योग की स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय पैकेज्ड फूड मार्केट की बात करते हैं। अब बड़ी कंपनियां तैयार खाने के नाश्ते जैसे खाद्य तेल, दालें और जूस की मांग को पूरा करने पर ध्यान दे रही हैं। कोविड के बाद लोग अब ब्रांडेड उत्पादों को पसंद कर रहे हैं, जिससे पैकेज्ड फूड की मांग बढ़ रही है। 2019 से 2023 तक जो भारतीय खुदरा उद्योग में 34% की वृद्धि हुई, जिससे यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा खुदरा बाजार बन गया है। पैकेज्ड फूड के बाजार के बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट की बढ़ती लोकप्रियता, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है उसकी बढ़ती लोकप्रियता, बदलती जीवन शैली है, शहरीकरण है और ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स सेवाओं का विस्तार। दोस्तों, भारतीय खाद्य तेल उद्योग की बात करें तो वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। पिछले 6 दशकों में भारतीयों का खाद्य तेल खाने का स्तर बहुत बढ़ गया है और अब यह लगभग 19 किलो प्रति वर्ष है। जो पिछले 6 दशकों में भारतीयों का खाद्य तेल खाने का स्तर बहुत बढ़ चुका है दोस्तों। इसकी वजह से बढ़ती आमदनी, शहरीकरण, बदलती खाने की पसंद और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार, जिससे खाद्य तेल की मांग बढ़ी है। इसकी ये वजह है दोस्तों। इसकी वजह क्या है दोस्तों? जो बढ़ती आमदनी है, शहरीकरण है, जो बदलती खाने की पसंद है, ये सब इससे दोस्तों खाद्य तेल की मांग बढ़ी है। भारत हर साल लगभग 16 मिलियन मीट्रिक टन खाद्य तेल आयात करता है। दोस्तों, 2022-23 में भारत ने लगभग 16.5 मिलियन मीट्रिक टन खाद्य तेल आयात किया, जो कि पिछले वर्ष से 16% अधिक था। इसकी लागत लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपए थी। तो उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय मिशन की। राष्ट्रीय मिशन की बात करते हैं दोस्तों, तो सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम शुरू किया। इसका लक्ष्य है कि 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन लगभग 11.20 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच सके। यह योजना 15 राज्यों में लागू है और 21.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। सरकार ने किसानों की मदद के लिए कच्चे पाम तेल की न्यूनतम कीमत भी बढ़ाई है। दोस्तों, वसा और तेल की बात करें तो भारत में वसा और तेल का बाजार भी तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वसा जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्लांट बेस्ड तेलों को पसंद कर रहे हैं। बढ़ती मांग के कारण बेकरी, मिठाई और प्रोसेस्ड फूड में इन विशेष वसाओं और तेलों की ज़रूरत बढ़ रही है। दोस्तों, भारतीय बाजार की बात करें तो भारत में कॉस्मेटिक्स और व्यक्तिगत देखभाल का उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे वसा और तेल की मांग बढ़ रही है। ये वसा और तेल इन उत्पादों के मुख्य घटक होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें सोया चंक का बाजार है, तो सोया चंक एक लोकप्रिय पौधों से बनने वाला प्रोटीन है, जिसे अक्सर शाकाहारी खाना बनाने में
मांस के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, भारत के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में सोया चंक की बिक्री 80% से अधिक है। दोस्तों, उसके बाद बात करें गेहूं के आटे के बाज़ार की, तो शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के कारण पैकेज्ड आटे की मांग बढ़ रही है। लोग अब मिलावटी और गंदे उत्पादों से बचने के लिए पैकेज्ड आटे को पसंद कर रहे हैं। गेहूं अधिकांश भारतीयों के लिए मुख्य भोजन है, खासकर उत्तर और पश्चिम भारत में, जहां इसे रोटी या चपाती के रूप में खाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें पैकेज चावल के बाज़ार की, तो भारत ने हाल के वर्षों में चावल की कीमतों को बहुत कम रखा है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन गया है। ई कॉमर्स और सीधे ग्राहकों के लिए बिक्री के चैनल भी पैकेज चावल के निर्माताओं के लिए नए मौके हैं। जैसे ई कॉमर्स है और सीधे ग्राहकों तक बिक्री, ये भी पैकेज चावल के जो निर्माता हैं उनके लिए भी नए मौके हैं। 2024 में भारत के चावल बाजार का अनुमानित मूल्य लगभग दोस्तों 52.82 अरब डॉलर था और 2029 तक 59.46 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बड़ी कंपनियां अब अपने वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं, ताकि वे अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकें। इससे पैकेज चावल की पहुंच बहुत बढ़ती है और बाजार का विस्तार होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारतीय पैकेज दालों के बाजार की। भारत में दालों का बाजार जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 34.4 मिलियन मीट्रिक टन का हो गया है और यह 2032 तक 57.3 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद है। तो सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, ताकि दालों की मांग को पूरा किया जा सके और भारत आत्मनिर्भर बन सके। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो भारतीय पैकेज बेसन है उसके बाज़ार की, तो बेसन जो है भारतीय खाना पकाने में बहुत इस्तेमाल होता है। इसका बाज़ार बदलती जो उपभोक्ता पसंदों और बढ़ते कंपटीशन के कारण बढ़ रहा है। उत्तर और पश्चिम भारत में इसका उपयोग अधिक होता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तैयार खाने के बाज़ार की। जो खाना थोड़ा ही पकाने की ज़रूरत होती है उसे तैयार खाने आरटीसी में रखा जाता है। वहीं जो खाना तुरंत खाया जा सकता है उसे तैयार खाने के लिए उसे आरटीई कहा जाता है। इन बाज़ारों में मांग बढ़ रही है, खासकर जो युवाओं के बीच। आरटीई बाज़ार का अनुमानित मूल्य जो फाइनेंशियल ईयर 2031 में लगभग 2,933 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैस्टर ऑयल के बाज़ार की। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा कैस्टर ऑयल उत्पादक और निर्यातक है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में कैस्टर बीज का उत्पादन लगभग 20.54 लाख मीट्रिक टन था। कैस्टर ऑयल की मांग कई उद्योगों में है, जैसे खाना, बायोडीजल, साबुन और कॉस्मेटिक्स में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ओलियोकेमिकल मार्केट की। दोस्तों, भारतीय ओलियोकेमिकल मार्केट भी बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता और सरकार के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास हैं। भारत में कच्चे माल की अच्छी उपलब्धता है, जिससे इस उद्योग की ग्रोथ की संभावना बढ़ती है। दोस्तों, इन सब बातों से यह साफ है कि भारत में इन खाद्य उत्पादों और उद्योगों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कंपनी के व्यापार प्रदर्शन की। दोस्तों, ब्रांडेड खाद्य बिक्री जो कुल खाद्य बिक्री का लगभग 10 से 15% है, लेकिन ब्रांडेड खाद्य उत्पाद तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग साफ और भरोसेमंद चीज़ें पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, अडानी विल्मर इस क्षेत्र में अच्छी स्थिति में है
किचन की 5 ज़रूरी चीज़ें भेजता है। इस कंपनी के पास खाने की ज़रूरी चीज़ों का बड़ा संग्रह है, जैसे खाना पकाने का तेल, गेहूं का आटा, चावल, दाल, बेसन और चीनी। ये सभी मिलकर एक बड़ा बाज़ार बनाते हैं, जिससे बहुत कम कंपनियां काम कर रही हैं, और वो भी केवल 1 या 2 चीज़ों तक ही सीमित है। दोस्तों, फॉर्च्यून नाम का ब्रांड 11 करोड़ घरों में जाना जाता है। यह कंपनी खाने के तेल, गेहूं के आटे, बासमती चावल, बेसन और सोया चंक्स में अच्छी बाजार हिस्सेदारी रखती है और भारत में शीर्ष 3 कंपनियों में है। खाने के तेल में यह पहले नंबर पर है। कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है और अपने उत्पादों का वितरण भी बढ़ा रही है। यह अपने ब्रांड्स में निवेश कर रही है और उपभोक्ताओं के साथ अच्छे संबंध मजबूत बना रही है। कंपनी अपनी रणनीति को अच्छे से लागू कर रही है और उपभोक्ता उत्पादों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। दोस्तों, कंपनी क्षेत्रीय रणनीतियों भी लागू कर रही है। जो क्षेत्रीय रणनीतियाँ हैं उन्हें भी लागू कर रही है, जैसे अलग अलग कीमतें और स्थानीय उत्पादों की पेशकश करना, जिससे वो अपने बाज़ार में गहराई से प्रवेश कर सके। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स की। दोस्तों, हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स का निर्माण और बिक्री करती है, ठीक है, जैसे कि दही, घी, आइसक्रीम और आइसक्रीम। यह भारत का सबसे बड़ा निजी डेयरी उद्योग है। दोस्तों, कंपनी का जो मुख्यालय है वो चेन्नई, तमिलनाडु में है और यह शेयर मार्केट में लिस्टेड है। दोस्तों, डेयरी उद्योग की बात करें दोस्तों, तो डेयरी जो फार्मिंग है भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2024 में भारत का डेयरी उद्योग विकास के लिए तैयार है, जैसे नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है। डेयरी उद्योग विकास के लिए तैयार है दोस्तों। भारत दूध उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है, आपको पता है दोस्तों, और अमूल जैसे सहकारी मॉडल ने किसानों को सशक्त बनाया है। सरकार की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय डेयरी योजना ने भी इस क्षेत्र में मदद की है। भारत में जो विभिन्न स्थानीय गायों की नस्लें हैं जो दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण है, नई नस्लों के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हाल के वर्षों में डेयरी फार्मिंग में तकनीकी विकास हो रहा है, जैसे कि जो स्वचालित मिल्किंग सिस्टम और स्मार्ट फार्मिंग है। इसके साथ दोस्तों पर्यावरण के लिए भी जो स्थायी प्रथाएं हैं वो भी अपनाई जा रही हैं, जो कि दोस्तों पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, 2023 में भारत का डेयरी उत्पादों का बाजार लगभग 16,792 अरब रुपए था। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि 2032 तक यह बाजार लगभग 49,953 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसमें 13% की वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, अब भारत के जो डेयरी उद्योग हैं उसकी विशेषताओं की बात करते हैं। दोस्तों, जो तरल दूध का हर दिन उपयोग होता है और यह मुख्य उत्पाद है। दोस्तों, गाय का दूध, जिसे A2 दूध कहा जाता है, तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बाजार है क्योंकि यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ डेयरी फार्मिंग मुख्य आजीविका है। भारतीय डेयरी उद्योग में बदलाव हो रहा है। शहरों में दूध और डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। लोग स्वस्थ खाने की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर दूध, दही, चीज़ जैसी चीज़ों की। दोस्तों, पेंडेमिक के दौरान लोग दूध को सेहत के लिए ज़रूरी मानने लगे। इसके कारण डेयरी कंपनियों ने अपने उत्पादन को बढ़ाया और नए उत्पादन जैसे
फ्लेवर्ड योगर्ट और प्रोबायोटिक ड्रिंक्स लॉन्च किए। दोस्तों अब ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ा है। कई नई कंपनियां सीधे घर पर दूध और अन्य उत्पाद पहुंचाने लगी हैं। ये कंपनियां स्वास्थ्यवर्धक और ख़ास प्रकार के उत्पाद पेश करती हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। दोस्तों डेयरी उद्योग में नई तकनीकें भी आ रही हैं, जैसे ऑटोमेशन और इंटरनेट। ये तकनीकें उत्पादन को बेहतर और सुरक्षित बनाने में मदद कर रही हैं। दोस्तों आइसक्रीम का बाज़ार भी बढ़ रहा है। भारत में आइसक्रीम का बाज़ार 2023 में लगभग 228 अरब रुपए तक पहुंच गया है और अगले कुछ सालों में यह और भी बढ़ने की उम्मीद है। लोग नई और ख़ास आइसक्रीम फ्लेवर पसंद कर रहे हैं जो इसे और लोकप्रिय बना रहा है। इस तरह भारतीय डेयरी उद्योग तेज़ी से बदल रहा है और लोगों की ज़रूरतों के अनुसार विकसित हो रहा है। भारत में आइसक्रीम का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है लोगों की खाने पीने की चीज़ों की मांग बढ़ना और डेयरी उद्योग का विकास। ठंडी जगहों पर आइसक्रीम को सुरक्षित रखने की सुविधाएं भी बेहतर हुई हैं, जिससे बाज़ार को बढ़ावा मिल रहा है। भारत में गर्मियों में आइसक्रीम की मांग बहुत बढ़ जाती है। जब मौसम गर्म होता है तो लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। आजकल लोग रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर्स में जाकर आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। लोग अब उच्च गुणवत्ता वाली आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं। वे विशेष और अनोखे फ्लेवर्स के लिए अधिक पैसे खर्च करने को तैयार हैं, जैसे कि साल्टेड कैरामेल, मैच ग्रीन टी और अन्य भी। इसके साथ ही लोग हेल्दी ऑप्शंस भी देख रहे हैं, जैसे कम चीनी या डेयरी फ्री आइसक्रीम। दोस्तों आधुनिक दुकानें जैसे सुपरमार्केट और नज़दीकी किराने की दुकानें आइसक्रीम को आसानी से खरीदने के लिए पहुंच प्रदान करती हैं। लोग इन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खरीद सकते हैं। सरकार ने पशुपालन के लिए 2024 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जैसे कि दूध की उत्पादकता बढ़ाने और पशुओं की सेहत सुधारने के लिए अधिक पैसा दिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि किसानों को मदद करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाएगा। दोस्तों इस तरह भारत में आइसक्रीम का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार विकसित हो रहा है। ठीक है दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जायडस कंपनी की, जायडस वेलनेस लिमिटेड की। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में 2022-23 में 7.2% की वृद्धि हुई। पहले 3 महीनों में अर्थव्यवस्था ने 8% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। मुख्य क्षेत्रों जैसे निर्माण, रक्षा और रियल एस्टेट ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कृषि क्षेत्र में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। 2023-24 के अंत में जीडीपी की वृद्धि 7.8% रही। आगे चलकर 2024-25 में यह लगभग 6.6 से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। यह स्लोडाउन मुख्यतः निवेश में कमी के कारण आया है। सेवा और उद्योग का विकास मजबूत रह सकता है, खासकर निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में। दोस्तों महंगाई कम होने की उम्मीद है, जिससे ब्याज दरें भी कम हो सकती हैं। सरकार का कर्ज और घाटा भी कम हो सकता है क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा। दोस्तों एफएमजी सेक्टर के स्थिति की बात करते हैं तो 2023 में एफएमसीजी सेक्टर की वृद्धि बढ़ती खपत के कारण हुई। शहरों और गांवों में खर्च करने की इच्छा बढ़ी और महंगाई की दर धीरे धीरे कम हुई है। दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी को बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में 2023 में 3.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि आर्थिक वृद्धि धीमी है क्योंकि ब्याज दरें ऊंची हैं और कोविड-19 महामारी में के लंबे समय तक प्रभाव है। दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी 2023 में 6.8 से घटकर 2024 में 5.9 और 2025 में 4.5% होने की उम्मीद है। इसके बावजूद रोजगार और आय में वृद्धि बनी हुई है क्योंकि सरकार ने खर्च बढ़ाया है।
इस तरह जो भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। दोस्तों, जो ग्रामीण और शहरी उपभोग का हाल के बाद जो ग्रामीण और शहरी उपभोग के हाल की बात करें तो दोस्तों 2023 में ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग की वृद्धि जो है दोस्तों शहरों के मुकाबले धीमी थी। 2023 में यानी कि पिछले साल ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग की वृद्धि शहरों के मुकाबले धीमी थी, लेकिन 2024 के शुरुआत में यह तेज हुई। 2024 के पहले जो फर्स्ट जो 3 महीने थे उनमें यह वृद्धि तेज हुई और अब यह शहरी उपभोग से अधिक हो गई है। दोस्तों, एफएमसीजी उद्योग में कई बड़े खिलाड़ी भी हैं और छोटे खिलाड़ी भी हैं, लेकिन दोस्तों एफएमसीजी उद्योग में जो बड़े खिलाड़ी छोटे खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी दोस्तों उनमें भी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि देखने को मिल सकती है। फिर भी दोस्तों जो छोटे निर्माता हैं और जो गैर खाद्य सामान है उनमें ज़्यादा मात्रा में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसका कारण यह हो सकता है कि जो खाद्य क्षेत्र में जो छोटे खिलाड़ी हैं अभी खाद्य क्षेत्र में छोटे खिलाड़ियों को कीमतें स्थिर रखने में दिक्कत होती है, जबकि जो गैर खाद्य सामान की कीमतें बढ़ने पर बिक्री बढ़ती है। जो गैर खाद्य सामान में कीमतें बढ़ने पर बिक्री बढ़ती है और जो छोटे खिलाड़ियों को कीमतें स्थिर रखने में भी दिक्कत होती है। दोस्तों, भारतीय एफएमसीजी सेक्टर के भविष्य की बात करें दोस्तों, जो भारतीय एफएमसीजी सेक्टर है जो देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, 2024 में अच्छी वृद्धि के लिए तैयार है, लेकिन पिछले साल की तुलना में यह वृद्धि थोड़ी धीमी होगी। ग्रामीण और जो शहरी उपभोग की वृद्धि एक साथ बढ़ने से और उद्योग की बदलती बाजार स्थिति को समझने की क्षमता से 2024 में वृद्धि की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, जो ग्रामीण और शहरी उपभोग की वृद्धि एक साथ बढ़ने से और उद्योग की बदलती बाजार स्थिति को समझने की क्षमता से जो 2024 में वृद्धि की संभावना बनी हुई है। अपॉर्चुनिटी की बात करें दोस्तों तो पॉपुलेशन की मांग। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं। अपॉर्चुनिटी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं जो डिजिटल चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। ये लोग ऐसे ब्रांड्स को पसंद करते हैं जो समाज और नैतिकता के लिए काम करते हैं। दोस्तों, भारत में 10% बुजुर्ग लोग अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये नए उत्पादों पर काम कर रही है और लोगों की ज़रूरतों के अनुसार नए ब्रांड्स में निवेश कर रही है। वह अपने खाने के उत्पादों को और बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और पोषण को मिलाकर काम कर रही है। दोस्तों, ग्रामीण मांग में वृद्धि की बात करें तो भारत में बहुत से लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ खरीदारी की शक्ति बढ़ रही है। नई सड़कों के निर्माण से लोगों को सामान खरीदने में आसानी हो रही है। दोस्तों, यह कंपनी छोटे शहरों और बड़े गांवों में अपनी पहुंच बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, जो तकनीकी और डेटा का उपयोग करके अपनी कंपनी जल्दी और सही फैसले ले रही है। उसके बाद दोस्तों, इस कंपनी के उच्च गुणवत्ता के उत्पादों की बात करें तो कंपनी उच्च गुणवत्ता के उत्पादों पर भी ध्यान दे रही है। बड़े शहरों में लोग ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। नई उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार में आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, एआई के उपयोग की बात करें तो कंपनी कच्चे माल को बेहतर बनाने के लिए एआई यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग कर रही है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हो रहा है। एआई ग्राहकों के साथ जुड़ने, उत्पाद बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद कर रहा है। दोस्तों, लोगों की महत्ता की बात करें तो भारत की युवा जनसंख्या एक बड़ा अवसर है। सरकार ने बताया है कि युवाओं को काम के लिए सही कौशल सिखाने की ज़रूरत है।
आप भी दोस्तों, कंपनी जो है, कंपनी अपने लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है और उन्हें बेहतर कौशल सिखाने के मौके देती है। दोस्तों, इस तरह से हमने जो एफएमजी फूड सेक्टर की जो 4 बड़ी कंपनियाँ था उन 4 बड़ी कंपनियाँ थी उनका एनालिसिस किया। दोस्तों, आप भी जो आपने कोई स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर लिया है, तो आप भी इन कंपनियों से उनकी तुलना कर सकते हैं कि आखिर ये ब्रांड्स क्यों टॉप पर रहे, ये ब्रांड्स क्यों सफल रहे, और जो आपने स्मॉल कैप कंपनी ली है, जो स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर लिया है, उसमें अभी क्या क्या ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मैं आपसे नई वीडियो में मिलूँगा। दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में, इस रिसर्च करने में मुझे बहुत समय लगा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।